हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 फुल सॉल्व करेंगे। ओके, सो लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं विच इज ऑफ 12 मार्क्स। ओके, so first question is distinguish between SMTP and POP3 protocol। so ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज ईच एंड एवरी पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ SMTP? It is used for sending emails from a client to a server or between server। so बहुत ही easy है। SMTP means सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एज अ नेम इंडिकेट, ये ईमेल्स सेंड एंड रिसीव करने का काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, देन POP3। सो POP3 मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इट इज यूज फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर टू अ क्लाइंट। जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, दैट इज मेल्स आते हैं, उनको रिट्रीव करने का काम POP3 प्रोटोकॉल करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन आउटबाउंड, दैट इज क्लाइंट टू सर्वर। यस, ये SMTP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है? क्लाइंट टू सर्वर वर्क करता है। ओके, एंड POP3 इनबाउंड। इनबाउंड मीन्स व्हाट? सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट फुलफिल होके आएंगी वो आएंगी क्लाइंट को। यस, थर्ड पॉइंट इज पोर्ट नंबर। सो टिपिकली यूजेस पोर्ट 25, 587 और 465 विच इज यूज फॉर सिक्योर कनेक्शन। यस, जो भी यहाँ पे पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, POP3 में टिपिकली यूजेस पोर्ट नंबर यहाँ पे देखिए 110 एंड 995, ये यूज होते हैं फॉर सिक्योर कनेक्शन। पॉइंट नंबर 4, कनेक्शन टाइप। कौन कौन से कनेक्शन के टाइप होते हैं यहाँ पे देखिए। कनेक्शन इज टेम्पररी एंड इज एस्टैब्लिश व्हेन एन ईमेल नीड्स टू बी सेंट। यस, कनेक्शन टेम्पररी होता है यहाँ पे जब भी ईमेल सेंड होने वाला होता है। ओके, बट POP3 में connection is established to download emails and is typically closed afterwards। so POP3 में connection क्यों build होता है? emails डाउनलोड करने के लिए। जब emails डाउनलोड हो जाते हैं उसके बाद वो connection close हो जाता है। ओके, next point is email storage। so emails are stored on a server until they are sent to the recipient server। yes, so जो भी emails सेंड करना है वो सर्वर पे ही स्टोर होते हैं जब तक रिसीवर को रिसीव नहीं हो जाते ईमेल्स तब तक। ओके, एंड POP3 में emails are typically downloaded and removed from the server though this can be configured। सो POP3 में emails डाउनलोड हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ आउटगोइंग मेल्स। सो प्राइमरी फंक्शन क्या है SMTP का? कि ट्रांसफर करना, जो भी मेल्स है वो ट्रांसफर करना फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। यस, एंड POP3 फैसिलिटेट्स द रिट्रीवल एंड डाउनलोड ऑफ इनकमिंग मेल। जो भी मेल्स आएंगे सर्वर के पास उनको रिट्रीव करना, डाउनलोड करना, ये POP3 का प्राइमरी फंक्शन है। सेवेंथ पॉइंट इज सपोर्ट फॉर फोल्डर्स। so does not support managing or organizing emails in folders। SMTP सपोर्ट नहीं करता है to manage or organize emails। okay, but POP3 does not support folder management। emails are usually downloaded to the inbox। yes, so ये भी folder management को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है कि इनबॉक्स में ही डाउनलोड हो जाते हैं सारे के सारे मेल्स। 8th पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन। So in SMTP requires authentication only for sending mails using credentials। yes, so authentication कब require होता है यहाँ पे? जब भी मेल सेंड होता है तभी। ओके, एंड POP3 में requires authentication to retrieve mails। जब मेल रिट्रीव होगा तभी authentication यहाँ पे चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज email access primarily used for sending emails नॉट फॉर एक्सेसिंग देम। SMTP में हमें ईमेल एक्सेस चाहिए होता है ओनली फॉर सेंडिंग ईमेल्स। जब भी कोई एक्सेस मेल हमें करना होता है तब वो ज़रूरत नहीं होती है ईमेल एक्सेस की। ओके, बट POP3 में क्या होता है देखिए,
यूज टू एक्सेस एंड डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। यस, सो ईमेल एक्सेस हमें चाहिए होता है जब भी हमें कोई ईमेल को एक्सेस करना है या फिर डाउनलोड करना है फ्रॉम द सर्वर, है ना, तब यहाँ पे वो एक्सेस करना ज़रूरी होता है। यस, एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन विद द सर्वर सेंड्स ईमेल्स टू द रेसिपिएंट्स मेल सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। यहाँ पे ईमेल्स डाउनलोड नहीं होते हैं, डायरेक्टली जो भी रेसिपिएंट का एड्रेस है उन्हें वो सेंड कर दिया जाता है। ओके, बट POP3 में क्या होता है, देखिए, डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर टू द लोकल मशीन, यूजुअली डिलीटिंग देम फ्रॉम द सर्वर। जब भी कोई ईमेल डाउनलोड होता है लोकल मशीन पे, तब मेल सर्वर की जो कॉपी है वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड एक्सप्लेन IPv6 पैकेट फॉर्मेट। सो पैकेट फॉर्मेट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन भी करना है। So, the IPv6 header is simpler and more efficient than the IPv4 header because many fields used in IPv4 are either removed or moved to extension header in IPv6. So, यहाँ पे आपको कुछ fields दिख रही होंगी, है ना? So, ये जो fields है ये IPv4 header से removed हो चुके हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि कहीं और शिफ्ट की गई है। ओके, सो ये IPv6 हेडर फॉर्मेट जो है वो IPv4 से काफ़ी सिंपल है। सो देखिए ये डायग्राम है, ओके, और आपको एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ करनी है डायग्राम। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फील्ड्स हमें दिख रही होंगी, जैसे PRI दैट इज़ 4 बिट्स है, देन VER फ्लो लेबल्स क्या होते हैं, पेलोड लेंथ। ओके, सो ये ईच एंड एवरी फील्ड्स के बारे में अब हम जानते हैं। फर्स्ट इज वर्जन। ओके, सो वर्जन आपको कहाँ दिख रहा होगा यहाँ पे, सो ऑब्वियसली ये है वर्जन। सो दिस 4-bit फील्ड स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ IP दैट इज 6 इन दिस केस। ऑब्वियसली तो वर्जन क्या इंडिकेट करेगा, हमेशा जो भी हमारा IP प्रोटोकॉल जो होता है उसका वर्जन यहाँ पे वो मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी। इट डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ अ पैकेट concerning traffic congestion. Flow label. The reason for designing this protocol is to facilitate with spatial controlling for a certain flow of data. किस पैकेट की किस डेटा की ज़्यादा प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी वाइज पैकेट सेंड होगा। यस, सो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी कहाँ पे है। सो फर्स्ट ये प्रायोरिटी है और ये 4 बिट्स मेमोरी स्पेस यूज करते हैं, इट्स इजी। देन payload length. It defines the total length of IP datagram excepting the base header. So payload length define करते हैं total length of IP datagram. So total length हमारे पैकेट की कितनी होंगी ये सब डिफाइन करते हैं payload length. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो ये है payload length which is of 16 bits. Next header. It's a 8-bit field. Describe the header that trails the base header इन द डेटाग्राम। सो नेक्स्ट हेडर की जो फील्ड होती है वो 8 बिट्स की होती है ना, यहाँ पे हम देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट हेडर विच इज ऑफ 8 बिट्स मीन्स व्हाट कि जो भी अभी नेक्स्ट आने वाला बेस हेडर हो या फिर कोई भी हेडर हो उनकी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इज हॉप लिमिट। दिस 8-bit हॉप लिमिट फील्ड असिस्ट विद द सेम फंक्शन एट अ TTL फील्ड इन IPv4। यस, सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में IPv4 का हेडर फॉर्मेट भी सीखा था, है ना, वहां पे एक फील्ड थी TTL। सो जो TTL का वर्क है ना वो सेम काम होता है हॉप लिमिट का। सो यहाँ पे क्या बोला है, हॉप लिमिट भी 8 बिट की होती है। सो TTL मीन्स व्हाट, टाइम टू लीव। जब भी पैकेट कोई लीव करेगा, जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब वो टाइम यहाँ पे काउंट होगा और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी हॉप लिमिट में। देन सोर्स एड्रेस। सो इट इज अ 16-byte इंटरनेट एड्रेस आइडेंटिफायर द सोर्स ऑफ अ डेटाग्राम। सो ये एक सोर्स एड्रेस मीन्स ये तो काफ़ी इजी है। यस, IPv4 में भी हमने देखा था। तो सोर्स एड्रेस मीन्स व्हाट कि ये फील्ड क्या करेंगी, सोर्स का एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होंगी, वो होती है 16 बाइट्स की। सारी की सारी सोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होंगी। एंड लास्ट इज डेस्टिनेशन एड्रेस। ये भी बहुत ईजी है, जो कि डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होंगी वो इस फील्ड में स्टोर होंगी और विच इज ऑफ 16 बाइट, ये भी 16 बाइट का होता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन की गई है। यस, सो यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है। यस, सो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। सो ये ऑलरेडी हमने IPv4 ये क्वेश्चन में भी सीख लिया था। ओके, आप चाहे तो प्रीवियस की वीडियोस आप देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Differentiate between RIP and OSPF routing protocol. So first point is type. Distance Vector Routing Protocol. So RIP means what? Routing Information Protocol, and OSPF means Open Shortest Path First Protocol. Okay, so ये RIP जो प्रोटोकॉल होता है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का टाइप होता है, बट OSPF ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का टाइप है. नेक्स्ट इज राउटिंग मेट्रिक. हॉप काउंट मैक्सिमम ऑफ 15 हॉप. सो यहाँ पे मैक्सिमम 15 हॉप काउंट यहाँ पे यूज होते हैं RIP प्रोटोकॉल में. यस, बट OSPF में कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे राउटिंग मैट्रिक्स कॉस्ट के लिए बनाई जाती है, जो कि बेस्ड होती है ऑन अ लिंक बैंडविड्थ. ओके, समझ में आ रहा है. सो राउटिंग मैट्रिक्स RIP के लिए हॉप काउंट पे होता है और OSPF के लिए कॉस्ट पे. थर्ड पॉइंट इज एल्गोरिदम यूज्ड. सो कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यस, और OSPF के लिए यूज होता है डिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, दैट इज SPF एल्गोरिदम यूज होता है यहाँ पे. ओके, फोर्थ पॉइंट इज कन्वर्जेंस स्पीड. सो स्लो कन्वर्जेंस ड्यू टू पीरियोडिक अपडेट. RIP में बहुत ही स्लो कन्वर्जन होता है एंड OSPF में यहाँ पे कन्वर्जेंस फास्ट होता है विथ इवेंट ड्रिवन अपडेट्स. नाउ फिफ्थ इज नेटवर्क साइज. सो RIP में सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क ड्यू टू 15 हॉप लिमिट. छोटे लिमिट होने के कारण, दैट इज 15 ही लिमिट होने के कारण यहाँ पे छोटा, दैट इज स्मॉल नेटवर्क के लिए ही यूज होता है RIP. बट OSPF सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, नो हॉप लिमिट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉप लिमिट है ही नहीं, इसीलिए बहुत ही बड़े, दैट इज लार्जर नेटवर्क के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट है अपडेट मेथड. हमने ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में देख लिया था कि पीरियोडिकली यहाँ पे अपडेट होता है एवरी 30 सेकेंड में. ओके, बट OSPF में अपडेट्स ट्रिगर्ड बाय नेटवर्क चेंजेस. द लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी अपडेट्स होते हैं वो नेटवर्क चेंज होने के कारण यहाँ पे होते हैं. सेवेंथ पॉइंट इज अपडेट टाइप. अभी कौन कौन से टाइप से अपडेट होता है देखिए. ब्रॉडकास्ट एंटायर राउटिंग टेबल टू ऑल नेबर्स. जो भी राउटिंग टेबल में चेंजेस होते हैं ना, वो सारे के सारे नेबर्स को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं RIP में. बट OSPF में क्या होता है? सेंड्स ओनली चेंजेस इन द नेटवर्क. जो भी नेटवर्क में चेंजेस होते हैं सिर्फ वही यहाँ पे सेंड किए जाते हैं. 8 पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है नंबर्स में. देखिए यहाँ पे 120 है RIP का और OSPF का है 110. नेक्स्ट पॉइंट इज हायरार्किकल डिजाइन. सो RIP में डज नॉट सपोर्ट हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन. RIP में हायरार्की स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट OSPF में हायरार्किकल एरियाज विथ मल्टीपल लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स में यहाँ पे हायरार्की डिफाइन की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स यूसेज. लोअर रिसोर्स यूसेज, दैट इज लेस CPU एंड मेमोरी कंजम्पशन. यस, यहाँ पे लेस CPU और मेमोरी कंजम्पशन होता है, दैट मीन्स बहुत ही कम रिसोर्सेज का यूज किया जाता है. बट OSPF में क्या होता है? हायर रिसोर्स यूसेज, बहुत CPU और मेमोरी कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लूप प्रिवेंशन. यूजेस टेक्निक लाइक स्प्लिट हॉरिजॉन, राउट पॉइजनिंग एंड होल्ड डाउन टाइमर. सो यहाँ पे ये काफी सारे टेक्निक यूज किए जाती है फॉर लूप प्रिवेंशन. यस, बट OSPF में क्या होता है? प्रिवेंट्स लूप बाय मेंटेनिंग अ कंप्लीट मैप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजी का मेंटेनेंस होता है और उससे फिर लूप प्रिवेंशन होता है. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिकेशन. बेसिक ऑथेंटिकेशन सपोर्ट्स. यस, ओनली यहाँ पे बेसिक ही सपोर्ट होता है, बट OSPF में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड, दैट इज MD5. ये यूज होती है ऑथेंटिकेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी. पुअर स्केलेबिलिटी. यस, सो RIP ये बहुत ही पुअर स्केलेबल है, बट OSPF इज हाईली स्केलेबल एंड एफिशिएंट फॉर लार्जर नेटवर्क. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि RIP ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है, बट OSPF ये लार्जर नेटवर्क के लिए यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोकॉल टाइप. सो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, दैट इज IGP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है RIP में, बट OSPF में क्या होता है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी IGP प्रोटोकॉल यूज होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड.
बेस्ड ऑन द ओल्डर स्टैंडर्ड। सो ये बेस्ड है ओल्डर स्टैंडर्ड में, ओके, बट OSPF स्टैंडर्डाइज बाय द IETF एज मोर मॉडर्न प्रोटोकॉल। मॉडर्न प्रोटोकॉल्स पे ये बेस्ट होता है जो कि स्टैंडर्डाइज है IETF से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। स्टेट ट्रांजिशन ऑफ TCP। So TCP means what? Transmission Control Protocol is a connection-oriented protocol that establishes a reliable full duplex communication channel between two hosts. Yes, हमें पता है कि TCP as a name indicate Transmission Control Protocol होता है। Means what? कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और वो रिलायबल कनेक्शन के लिए जाना जाता है, और ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। मीन्स व्हाट? हम सेंड भी कर सकते हैं मैसेज और रिसीव भी कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेट ट्रांजिशन दिख रहे होंगे। सो हम वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट इज क्लोज्ड। दिस इज डिफॉल्ट स्टेट वेयर नो कनेक्शन एग्जिस्ट एंड बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर आर आइडल। यस, सो ये एक स्टेट होती है क्लोज नाम की, कि जब भी कोई कनेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तब ये स्टेट एक्टिवेट होती है। मीन्स व्हाट? कि तभी क्लाइंट और सर्वर ये आइडल होते हैं, तो तब ये स्टेट एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट इज कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। ओके, सो ये 3-वे हैंडशेक मेथड है और इसमें हम बहुत सारे अभी स्टेट्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेट है लिसन। द सर्वर इज वेटिंग फॉर अ कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। बहुत ही इजी है। यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, देखो कि सर्वर वेट कर रहा है कनेक्शन रिक्वेस्ट का क्लाइंट साइड से, कि मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट अभी तक मिली नहीं है तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेट है सिंक सेंट। So the client has sent a SYN synchronized packet to initiate a connection but is waiting for a reply from the server. क्लाइंट क्या कर रहा है, एक मैसेज दैट इज एक पैकेट सेंड करेगा SYN नाम का। सो SYN मीन्स व्हाट? सिंक्रोनाइज। एंड सेंड करने के बाद वो वेट करेगा सर्वर के रिप्लाई का। सो ये वही स्टेट है जिसमें वो एक पैकेट तो ऑलरेडी सेंड कर चुका होगा सर्वर को और फिर रिप्लाई का वेट करता है। नेक्स्ट इज SYN received। अभी सेंड का अपोजिट रिसीव होगा, है ना। सो सर्वर हैज रिसीव्ड अ SYN फ्रॉम द क्लाइंट and sent a SYN SCK in response, waiting for the final acknowledgement. So अभी क्लाइंट ने SYN सेंड कर लिया है। So अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि सर्वर को SYN ये जो पैकेट है वो मिल गया है, तो अब सर्वर क्या करेगा कि ये SYN ACK पैकेट है ना, वो एज अ रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को। ओके, और फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा सर्वर। एंड द लास्ट इज establish। the connection is successfully established and data can be transferred in both the direction। means what? देखिए अभी क्लाइंट को, ये क्लाइंट है, यस ये सर्वर है, जब इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है तब ये स्टेट होती है क्लोज स्टेट। यस, सो ये हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट स्टेट होती है जब सर्वर वेट करता है कोई भी मैसेज का फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, सो तब आती है सेकेंड स्टेट दैट इज लिसन स्टेट। नाउ क्लाइंट एक मैसेज सेंड करता है, पैकेट सेंड करता है SYN का, है ना। सो क्लाइंट ने SYN सेंड कर दिया है और वो फिर सर्वर के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। ओके, देन फोर्थ क्या होगा कि सर्वर को तो ये ऑलरेडी मिल गया है ना, बट अभी एज अ रिस्पॉन्स सर्वर ने क्या सेंड किया है, SYN ACK। यस, अब सर्वर क्या करेगा, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का क्लाइंट के पास। ओके, समझ में आ रहा है। तो फाइनली ये जो स्टेट होंगी इस्टेब्लिश मीन्स व्हाट, कि दोनों का भी कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और अब डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। सो इस तरह से ये स्टेट्स काम करती है। अब देखते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन दैट इज 4-वे हैंडशेक मेथड। फिन वेट 1। So one side has initiated connection termination by sending a fin, that is finished packet, and is waiting for a acknowledgement from the other. So यहाँ पे फिर से हम client and server का example लेते हैं। तो अब डेटा तो ट्रांसफर हो गया है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डेटा ट्रांसफर हो गया है 3-वे हैंडशेक मेथड से, है ना। तो अब हमें कनेक्शन क्लोज करना है। ओके, तो क्या करेंगे कि कोई भी एक साइड क्या करेगा कि कनेक्शन टर्मिनेशन मैसेज सेंड करेगा। जैसे मैं क्लाइंट हूँ और यहाँ पे सर्वर है,
सो मैं एक मैसेज सिंपली सेंड कर दूंगी FIN नाम का, दैट इज अभी फिनिश हो गया है, सो फिनिश कर दो। सो ये हो गया फिनिश वेट 1। देन अभी फिनिश वेट 2 क्या होगा, द साइड दैट इनिशिएटेड द टर्मिनेशन इज नाउ वेटिंग फॉर फिन फ्रॉम द अदर साइड। जैसे कि देखो यहाँ पे क्लाइंट ने इनिशिएट कर दिया है, बट अभी रिस्पॉन्स तो मिला नहीं है सर्वर के साइड का, क्लाइंट अभी वेट कर रहा होगा। नेक्स्ट इज क्लोज वेट। सो वन साइड हैज रिसीव अ फिन from the other side and is now waiting to send its own fin। अब यहाँ पे सर्वर को फिन दैट इज फिनिश मैसेज तो मिल गया है ना, बट वो अभी वेट कर रहा है सेंड करने का क्लाइंट को। नाउ क्लोजिंग, both side have sent fin almost simultaneously and each is waiting for others acknowledgement। अभी सर्वर क्या करेगा, अपना फिन का मैसेज सेंड करेगा और सर्वर फिर क्लाइंट के साइड से रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा और क्लाइंट सर्वर के साइड से रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा। एंड द लास्ट इज लास्ट ACK, द साइड दैट रिसीव अ फिन एंड सेंड इट्स ओन फिन इज नाउ वेटिंग फॉर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए जैसे क्लाइंट ने यहाँ पे लास्ट में फिन मैसेज रिसीव किया है ना, तो अभी क्लाइंट क्या करेगा कि ये फिर से लास्ट ACK ये मैसेज फिर से सर्वर को भेजेगा और वेट करेगा सर्वर के साइड का, क्योंकि यहाँ पे उनको क्लोज करना है कनेक्शन। नाउ टाइम वेट, द साइड दैट इनिशिएटेड द टर्मिनेशन इज वेटिंग टू इंश्योर दैट अदर साइड हैज रिसीव्ड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिन, सो इट स्टेड इन दिस स्टेट फॉर अ पीरियड। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ACK सर्वर को तो मिल गया है ना, तो क्लाइंट यही वेट करेगा कि सर्वर को ये मैसेज मिला है या नहीं, और वही स्टेट में वो क्लाइंट ऐसे ही बैठा रहेगा। यस, सो ऐसे ही बैठे रहने से फिर क्या होगा कि टाइम आउट हो जाएगा उस सेशन का और कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है ये हम देख लेते हैं। 3 वे हैंडशेक मेथड यहाँ पे यूज हो रही है, जो कि कौन कौन सी स्टेट को एक्सप्लेन करती है। क्लोज्ड, SYN सेंट, SYN रिसीव्ड एंड एस्टैब्लिश, ये स्टेट्स आती है 3 वे हैंडशेक में। और 4 वे हैंडशेक में आती है ये फिन वेट 1, फिन वेट 2, क्लोज वेट, लास्ट ACK, टाइम वेट। ओके, और टाइम वेट स्टेट इंश्योर दैट डिलेज पैकेट फ्रॉम ओल्ड कनेक्शन डू नॉट अफेक्ट न्यू वंस। यस, सो योर टाइम वेट ये जो स्टेट होती है ना, क्या शो करती है कि जो डिले पैकेट जो होते हैं वो ओल्ड कनेक्शन में अफेक्ट नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द गिवन होस्ट नेम इनटू IP एड्रेस using DNS। So आंसर देखते हैं। The process of resolving a host name into IP address using the DNS involves several steps। Okay, so बहुत सारे steps होते हैं इस प्रोसेस में। So वो क्या है वो हम देखते हैं। So first is DNS query initiation। So when a user enters a URL, so यहाँ पे URL देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे URL दी गई है। In a web browser, the operating system checks its local DNS cache to see if the IP address for the host name is already stored। So first step में क्या बोला है यहाँ पे कि कोई भी यूजर जब भी कोई URL एंटर करता है तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो चेक करती है लोकल DNS में जो एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप किया है उसका IP एड्रेस ऑलरेडी स्टोर्ड है या नहीं है, ये पहले चेक होता है। अगर वो IP एड्रेस स्टोर्ड नहीं होगा तब उसके बाद DNS क्वेरी इनिशिएट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा होस्ट नेम होता है उसको फिर IP एड्रेस में कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे हम रिजॉल्व करें, उसके लिए फिर यहाँ पे प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज चेक द लोकल DNS रिजॉल्वर कैश। द लोकल DNS रिजॉल्वर चेक्स इट्स ओन कैश टू सी इफ इट हैज अ रिक्वेस्टेड IP एड्रेस फॉर द होस्ट नेम। सेकेंड स्टेप में फिर क्या होता है, जो लोकल DNS रिजॉल्वर होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, URL एंटर किया था उसका IP एड्रेस यहाँ पे नहीं है ना, तो फिर वो क्वेरी अभी आ गई है लोकल DNS रिजॉल्वर के पास, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी रिक्वेस्टेड IP जो एड्रेस है वो होस्ट के लिए है या नहीं है, उसमें भी चेक होगा। सेम प्रोसेस होंगी जैसे हमने ये फर्स्ट स्टेप में किया था। तो if the IP address is found in the cache, the resolver returns the IP address to the browser and process ends here। अगर ऑलरेडी वो कैश में है वो IP एड्रेस जो हमने टाइप किया था वो IP एड्रेस है वो ब्राउजर में टाइप हो जाएगा और वहाँ प्रोसेस एंड हो जाएंगी। अगर IP एड्रेस नहीं है कैश में, फाउंड नहीं हो रहा है, तब क्या होगा,
रिजॉल्वर प्रोसीड्स टू कॉन्टैक्ट अ डीएनएस सर्वर, क्यों रिजॉल्वर से भी अभी वो सॉल्व नहीं हो रही है प्रोसेस, तो फिर वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर के पास वो प्रोसेस को भेज देगा, वो उसे कांटेक्ट करेगा फिर। सो डीएनएस सर्वर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज आईएसपी। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है, query the recursive DNS resolver. If the local cache does not contain the IP address, the local DNS resolve send a query to the recursive DNS resolver. अब जो हमने URL टाइप किया है उसका IP एड्रेस नहीं फाउंड हो रहा है लोकल मशीन में, है ना, तो फिर DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, वो जो क्वेरी है ना वो रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर को सेंड कर देंगी। फिर उसके बाद अ रिकर्सिव DNS सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द करेक्ट IP एड्रेस by querying other DNS server on behalf of client। जो भी हमने URL अभी एंटर किया था उसका IP एड्रेस फाइंड करने के लिए रिकर्सिव DNS सर्वर रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ये हो गई थर्ड स्टेप। देन फोर्थ स्टेप है चेक रूट DNS सर्वर। इफ द रिकर्सिव DNS सर्वर डज नॉट हैव the IP address cache, it queries one of the root DNS server. Root DNS server are the highest level in the DNS hierarchy. अब रिकर्सिव DNS सर्वर के पास भी अगर IP एड्रेस कैश में अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्टली रूट DNS सर्वर के पास अपनी क्वेरी को भेज देगा, क्योंकि ये जो रूट DNS सर्वर होता है वो हाईएस्ट लेवल है DNS हायरार्की का। ओके, सो वहां पे हमारी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो ही जाएंगी। रूट सर्वर डज नॉट नो द IP एड्रेस ऑफ अ रिक्वेस्टेड डोमेन, बट इट रिस्पॉन्ड विद द रेफरल टू द टॉप लेवल डोमेन DNS सर्वर। जो भी रूट DNS सर्वर होगा ना उसको तो ऑब्वियसली IP एड्रेस पता नहीं होगा, वो क्या करेगा कि उसके पास जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उसमें का कुछ वो रिस्पॉन्ड कर देगा। दैट इज जैसे कि हम बोल सकते हैं .com, ये वो रिस्पॉन्ड कर देगा, या फिर .net, .org, इस तरीके से जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उस तरीके का वो रिस्पॉन्ड दे देगा। नेक्स्ट स्टेप 5, query TLD DNS server. The recursive DNS server then queries the appropriate TLD DNS server. Then fifth step में अभी क्या होगा, ये recursive DNS server है वो अपनी query जो है वो TLD DNS सर्वर के पास भेज देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए जैसे .com डोमेन ये भेज रहा है, सो इट क्वेरीज द .com TLD सर्वर, है ना, मीन्स व्हाट कि .com के साथ TLD सर्वर ये एक क्वेरी वो ऐसे फॉरवर्ड कर देगा। सो द TLD सर्वर डज नॉट हैव द स्पेसिफिक IP एड्रेस बट इट प्रोवाइड्स अ रेफरल टू द ऑथोरेटिव नेम सर्वर फॉर द डोमेन। TLD सर्वर के पास तो स्पेसिफिक IP एड्रेस नहीं होता है ना, बट जब उसको ऐसी क्वेरी मिल जाएंगी तो वो समझ जाएगा कि ये किसी ऑथराइज्ड सर्वर से ही यहाँ पे वो आ गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो इसके आगे की स्टेप में विथ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ओके, सो इससे काफी इजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो ये जो यहाँ पे 5 स्टेप्स आपको दिख रही है ना, ये समराइज की हुई है इन सारी स्टेप्स की। ओके, यहाँ पे जो 9 स्टेप आपको दिख रहे हैं ना, इसी को हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया है। ओके, सो इससे काफी क्लियर आइडिया आपको आ जाएंगी। ओके, सो देखिए फॉर द होस्ट नेम, यहाँ पे हमने होस्ट नेम दिया था example.com। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, the browser asks the local DNS resolver for the IP address of the example.com। सो हमने अगर example.com ये क्वेरी पुट की है हमारे ब्राउजर पे, सो लोकल DNS रिजॉल्वर को ये क्वेरी जाएंगी, वो ट्राई करेगा उसके कैश में क्या IP एड्रेस मैच करता है ये URL के साथ। अगर ये मैच करता है सो डेफिनेटली वो IP एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, है ना। बट अगर मैच नहीं करता है तो फिर वो क्या करेगा, सो फिर वो क्वेरी करेगा रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर। अगर उसके साथ वो क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है देन फिर रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर को वो क्वेरी करेगा। ओके, देन थर्ड स्टेप में द रिकर्सिव रिजॉल्वर कॉन्टेक्ट द रूट सर्वर। यस, सो रिकर्सिव रिजॉल्वर जो है वो रूट सर्वर को कॉन्टेक्ट करेगा बाय यूजिंग ये क्वेरी, है ना, दैट इज .com। एक क्वेरी उनके पास बहुत सारे सर्वर के नेम होते हैं, डोमेन के नेम होते हैं, है ना। सो उसमें का कोई भी एक दैट इज .com TLD सर्वर ये क्वेरी पास करेगा जो कि अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाएंगी। ओके, वो हमारे example.com के लिए होंगी, है ना। अभी example.com के लिए हमें IP एड्रेस चाहिए, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर एक हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जो भी उनके पास IP एड्रेस होगा वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर लास्ट स्टेप में द IP एड्रेस इज रिटर्न टू द ब्राउजर। जो भी IP एड्रेस अथॉरिटेटिव सर्वर देगा वो हमारे ब्राउजर पे
डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। ओके, और वो फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा वेब सर्वर के साथ। ओके, और कौन सा आईपी एड्रेस होगा? जो अथॉरिटेटिव सर्वर ने प्रोवाइड किया है वही। दैट मीन्स जब भी हम ये क्वेरी पुट करेंगे www.example.com, सो ये आईपी एड्रेस वहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो इसका आईपी एड्रेस हमें शो हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए, और बाकी के ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, वो तो हम अपने मन से लिख ही सकते हैं। जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, जैसे TLD DNS सर्वर क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन, सो ये क्या प्रोवाइड करता है? डोमेन्स प्रोवाइड करता है। सो ये चीज़ आप याद में रखो, है ना। फिर रूट DNS सर्वर क्या होता है, ये आप ध्यान में रखो। ओके, देन रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर क्या होता है, वो क्या करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।